जैन प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे इस विषय का कि यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आएगी, तो 2024 का कॉम्प्रिहेंशन खासतौर पर हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। फाइनली यूपीएससी की आंसर की आ गई थी, ठीक है। हमने आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी थी। आई होप कि आपने भी चेक किया होगा अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो। ये जो हम आपसे पेपर डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी का 2024 का, और इसमें आज की क्लासेस में हम कॉम्प्रिहेंशन खासतौर पर आपके साथ में डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज़ नंबर आपका 1 है बच्चे, मतलब कि ए सीरीज़ नंबर है जो आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है। स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन को करने से पहले आपसे 2-3 चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कॉम्प्रिहेंशन को जब आप करते हैं तो 3-4 चीज़ों का विशेषकली आपको ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले जो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो हम परिच्छेद पढ़ेंगे, वो परिच्छेद आपका जो गद्यांश है वो गद्यांश पर ही होना चाहिए, पहला। दूसरा, उसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं, उसका जो आधार बिंदु होता है, आधार जो होता है जिसको केंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, जो उसका केंद्र बिंदु होता है, उसके बारे में पैसेज में बार बार चर्चा होती है। कैसी चर्चा होती है? बार बार चर्चा होती है, तो उसको भी ध्यान में रखना हो। पहला, आपका जो गद्यांश होना चाहिए आंसर, वो गद्यांश पर आधारित हो। दूसरा, जो केंद्र बिंदु हो उसमें बार बार, आपको कैसे पता चलेगा केंद्र बिंदु आधार पूछा है, तो उसमें बार बार चर्चा हो रही होगी उसके बारे में। तीसरा, आपको कुछ शब्द, जैसे आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो ऑप्शंस को बारे में पढ़ें। जो ऑप्शंस होते हैं, गद्यांश पूछा किस विषय पर है और ऑप्शंस किस पे दे के रखें, ठीक है। तो एक वो भी हो गया। तो कई बार आपको शब्द पढ़ने होते हैं, जैसे आप देखोगे पैसेज में ये खास तौर पर जो ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे ऑप्शंस होते हैं आपके, उन ऑप्शंस में आपको कई चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। गद्यांश कहीं और बात कर रहा है, ऑप्शंस में कुछ अलग ही आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि सही है, लेकिन गद्यांश में वो बात नहीं की गई थी। तो कुछ शब्द हैं बच्चे जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे आप नोट डाउन कर लें, केवल, सभी, हमेशा, एकमात्र, ठीक है। केवल, हमेशा, सभी, एकमात्र, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो आपको ऑप्शंस में मिलेंगे। ये एक एक्सट्रीम शब्द होते हैं बच्चे, जिसके चलते आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये खास तौर पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और ध्यान रखना, आपसे जब भी सुझाव पूछा जाएगा, जब भी आपसे सुझाव पूछा जाएगा, तो वो सुझाव कहाँ होगा? वो सुझाव खास तौर पर जो आपका गद्यांश होगा, उस गद्यांश की अंतिम आप जो पंक्ति पढ़ते हैं, उस पंक्ति में आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो लास्ट की 2-3 जो पंक्ति होती है, वहाँ पर निष्कर्ष आपका होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि अब आपका टाइम है नहीं। आज आप देखोगे 23 मई है, तो एक दिन है 24 का, ठीक है। अब तो आपको यही चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहता कि जो ऑफिशियल है, ठीक है, यूपीएससी के आंसर की, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इस बार मैंने देखा, ऑब्जर्व भी किया, यूपीएससी की जो आंसर की आई, उसमें बच्चे 3 क्वेश्चन जीएस में, जो जीएस का पेपर नंबर 1 होता है प्रीलिम्स का, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर, मैपिंग वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें आपके 3 क्वेश्चन का आंसर यूपीएससी ने नहीं दिया है। पहली बात समझना, 3 क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिला आपको। और एक क्वेश्चन, जैसे अगर आप बी देखते हैं तो उसमें 91 नंबर का है, ए देखते हैं तो 71 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें भी उन्होंने क्या किया है, आंसर डी आपको दिखेगा, बड़ा सा डी, तो वो संशोधन किया है। समझ पा रहे हो कि नहीं? उसमें संशोधन किया उन्होंने, बाद में उसको ऐड ऑन किया, लेकिन 3 का तो उन्होंने 3 क्वेश्चनों का आंसर ही नहीं दिया। मानो, सोचो जरा, किसी बच्चे का सीसैट क्वालिफाई हुआ हो, मानो किसी बच्चे का सीसैट क्वालिफाई हुआ, ठीक है, और उस बच्चे के वो तीनों क्वेश्चन ही आपके राइट हों, जो उनसे यूपीएससी ने नहीं माने, जरा सोचो, तो वो बच्चा तो बाहर हो गया। मैं एक बात आपसे करना चाहता कि ये जो आजकल एग्ज़ाम है, ये भी कुछ क्वेश्चन मार्क की तरफ लगातार जा रहा है। आप ज़रा समझो, 303 दिन के बाद भी इन्होंने आंसर की दी और उसमें भी 3 क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया। तो कई ऐसे विषय हैं जो यूपीएससी को खासतौर पर इस पर विचार करना चाहिए। और अभी ये देखने में मिल रहा है कि यूपीएससी ने जो है अपनी ऑफिशियल जो आंसर किया उसको हटा दिया है,
उसको हटा दिया है कि शायद वो पुनः दोबारा उस पर विचार करें, ठीक है, या जो भी करें, आई डोंट नो, लेकिन उसने वहाँ पर हटा दिया। आप जाओगे ऑफिशियली उसकी वेबसाइट पे तो शायद आपको उसकी आंसर की ना मिले। इस बार आंसर की में आप देखोगे तो बच्चे को कोई बार कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन भी ऐसे दे रखे हैं उसमें आंसर की में 1 से लगाकर 100 तक दे के रखा है। अब मैं जब फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा अरे सी सेट की कौन सी है, इसमें भी तो 100 नंबर हैं 1 से 100 तक। पहले नहीं होता था, 80 आते थे बेटा, लिस्ट बनी हुई 80 नंबर आते थे, उसका आंसर ABCD होता था, ऐसे था। और जो आपके GS का आता था, GS की जो आंसर की आती थी उसमें क्या था, उसमें खासतौर पर 100 होते थे। इस बार 105 तक पहुंचा दिए हैं, है ना, उसमें नाना लिख दिए, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है UPSC ने कई ऐसी चीज़ें की हैं। खैर जो भी है, ठीक है, चलिए आइए लेके चलते हैं, क्योंकि हमें तो क्रैक करना है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आइए बच्चे, मैंने कुछ टर्मोलॉजी आपको बता दी है, परिच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें भी खास तौर पर UPSC पहले ही बता देता है आपसे। देखो अगर आप, क्योंकि मैंने इसकी जो क्लासेस है मैं आपको बता दूं, इसको लेकर के सी सेट की जो मैथ और रीजनिंग की क्लासें होती हैं, किसकी, मैथ और रीजनिंग की जो क्लासेस थी वो मैंने आपसे चर्चा कर ली है बच्चे। अगर आपने वो चीज़ें नहीं देखी हैं, वो क्लास पीरियड 22, 23, 24 का मैंने आपको प्रोवाइड करवाया। आज की क्लासेस में मैंने कहा था कि सी सेट में हम कॉम्प्रहेंशन का भी चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए देखिए जो भी क्वेश्चन पूछे गए इसमें 27-28 क्वेश्चन आपके हैं, तो इनको विचार करते हैं कैसे टाइप के आपके परिच्छेद हैं। धैर्य बना करके रखना है। इस क्लास में परिच्छेद हम देखेंगे UPSC के। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। देखो ये इसमें 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। ये कह रहा है इसको एक बार पढ़ लो बार बार से। UPSC ने देखो क्या लिखा है, इसको ज़रा समझते हैं। नीचे देखिए 2 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन परिच्छेदों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए। क्या बोला यहाँ पर, इन्होंने कहा कि आपका जो उत्तर होना चाहिए वो केवल इन पर ही आधारित होना चाहिए। मैं एक और बात आपको बताऊंगा कि यदि आपको कोई दार्शनिक परिच्छेद मिले तो बेटा उसको स्किप करना सीखिए। देखो सबसे बड़ी विडंबना क्या है, हमें स्किप करना आना चाहिए क्वेश्चन, समझना बच्चे। आपने अगर ये सीख लिया कि स्किप आप किस क्वेश्चन को करोगे जो आपको कठिन लगेगा, और यदि मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन कठिन नहीं लगता है तो फिर आपने तैयारी वास्तव में नहीं किया, ठीक है। फिर आपने वैसे ही बस लपेटा लपाटा और बस चल दिया एग्जाम देने बेटा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो नहीं कर सकता कोई भी, कठिन तो सबको लगते हैं। एज ए टीचर कठिन लगते हैं, चाहे वो कॉम्प्रहेंशन हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, अब GS के हो, क्योंकि वो देख के पता चल जाता है ये क्वेश्चन कहाँ से है और किस तरीके का क्वेश्चन है और इसका आंसर ऐसे होना चाहिए। ये यहाँ पर थोड़ा सा लैक ऑफ कर रहा है, वो पता भी चलता है देख के। खैर आओ परिच्छेद पर चलते हैं। पहले पे देखो परिच्छेद किस पर है। आई होप कि आपको परिच्छेद पूर्ण रूप से दिख रहा होगा। देखिएगा थोड़ा बड़ा परिच्छेद है, चलिए जूम कर देते हैं ताकि आपको, ठीक है, परिच्छेद को पढ़िएगा बच्चे, परिच्छेद को आसानी से पढ़ें। ये क्या कह रहे हैं आपसे कि खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार, देखिए पूछ कर रहा है, शुरू में वो बता देगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। शुरू की लाइनों में जो परिच्छेद में वो बता देता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। 2 तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले, कुछ परिच्छेद को। तो मैं भाई खास तौर पर परिच्छेद को प्रेफर देता हूँ, प्रेफरेंस कि आप परिच्छेद को पहले पढ़ें फिर क्वेश्चन की तरफ पढ़ें। चलिए देखिए, और परिच्छेद को जितना हो सके आराम से पढ़ो, धैर्य होकर के पढ़ो, ठीक है, फास्ट नहीं निकलना है। शब्दों को आप गौर से पढ़ो, अपना इंगेज रहो परिच्छेद में हमेशा, तो आप उस चीज़ को समझ सकोगे। अपना फालतू का दिमाग मत लगाओ, उसने बोल दिया ऊपर। देखिए क्या कह रहे हैं, खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मानव उपभोग के लिए उत्पादित खाद्य का 1/3 की विश्वव्यापी हानि या बर्बादी होती है। इन्होंने कहा कि जो खाद्य है, ठीक है, जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो आपकी फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मानना है कि वैश्विक स्तर पर आप देखोगे इनकी बर्बादी 1/3 तक होती है। आरंभिक कृषि उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोग तक की पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के दौरान खाद्यान्न की हानि या बर्बादी होती है। और इसमें कहाँ होती है, उन्होंने बताया कि बर्बादी तो होती है खाद्यान्न की, आपूर्ति श्रृंखला में होती है, मतलब कि उत्पादन से लगाकर प्लेट तक, फ्रॉम से लगाकर के प्लेट तक होती है, ठीक है। इस बर्बादी के परिणाम स्वरूप लगभग 45% तक भू निम्नीकरण, मतलब कि लैंड डिग्रेडेशन भी हुआ है। और इससे क्या हुआ है, प्रभाव पड़ा है किस पे, पर्यावरण पर। किस पर, भूमि का निम्नीकरण देखने के लिए आपको मिला है, जिसके मुख्य कारण निवरणीकरण, असंधारणीय कृषि पद्धतियां और अत्यधिक भूजल निष्कर्षण हैं। और इससे क्या हो रहा है, अधारणीय कृषि पद्धतियां हैं, इससे निवरणीकरण हो रहा है, वनों का कटन हो रहा है, दोहन हो रहा है, अधारणीय कृषि पद्धतियाँ, और भूजल का क्या हो रहा है, निष्कर्षण हो रहा है। अभी रिपोर्ट आई थी जो आपका वाटर मिनिस्ट्री है उसकी, तो ख़ास तौर पर हम लगभग भारत जो है 70% ग्राउंड वाटर का यूज़ कहाँ करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही करता है, ठीक है। तो हम इसमें आपको बता दें
यहाँ पर भी इसी बात को कहा गया है। ठीक है, बर्बाद हुए खाद्यान्न पर व्यय की गई ऊर्जा परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 3.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अब देखो इससे क्या हो रहा है, बर्बादी हो रही है आपूर्ति श्रृंखला को लेकर के, फ्रोम से लगाकर प्लेट तक, और इससे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। अभी इसमें नकारात्मक इसके प्रभाव दिखा रहे हैं। ठीक है, बर्बादी तो हो रही है खाद्य की, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव क्या है उस पर बात हो रही है। तो लगभग क्या होता है, प्रतिवर्ष आप देखोगे 1.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। क्षय के परिणाम स्वरूप वायुमंडल में अन्य गैसों का हानिकारक उत्सर्जन भी होता है। खाद्यान्न पर्याप्तता और खाद्यान्न संधारणता के चक्र को पूरा करने के लिए खाद्यान्न की सभी रूपों में हानि या बर्बादी का समाधान करना महत्वपूर्ण है। अब देखो क्या कह गए यहाँ पे लास्ट में, ये कह रहे हैं कि खाद्यान्न पर्याप्तता और खाद्यान्न संधारणता के चक्र को पूरा करने के लिए खाद्यान्न की सभी रूपों में हानि या बर्बादी का समाधान महत्वपूर्ण। ठीक है, अब देखो उसका आपको समाधान करना महत्वपूर्ण है। तो इस पर क्या है, जो चुनौतियाँ आपको दिखाई दी हैं उस पर आपसे समाधान पूछा है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा संधारणीय तर्क विवेकपूर्ण, निष्कर्ष पूछा है आपसे, क्या है निष्कर्ष पूछा है। देखो पहला, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी के लिए खाद्यान्न वितरण की चालू पद्धतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। क्या लगता है आपको, क्या ऐसी बात कही गई है, क्या ये पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं? एक शब्द है पूर्ण, ये शब्द कैसा है, एक्सियम वर्ड है। दूसरे में कह रहे हैं कि खाद्यान्न की हानि और बर्बादी प्रचलित प्रवृत्ति में भूमि की उत्पादकता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। ये बात कही है कि जो भूमि निम्नीकरण हुआ है उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, ये बात तो इसमें कही गई है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि चालू पद्धतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। इसमें कहीं चालू शब्द की बात नहीं की गई है कि खाद्यान्न की बर्बादी हानि जो हो रही है उसमें चालू जो पद्धतियाँ हैं वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। ठीक है, क्या बात कही गई है? अरे बोलो हाँ, कही गई है क्या? तो पहला वाला अगर हम देखें, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, अभी तक तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी रहने देते हैं उसको। तीसरा देखो, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी में कमी के परिणाम स्वरूप कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। ये बात सही है, कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है क्योंकि CO2 का उत्सर्जन हो रहा है 1.5 बिलियन टन। उसने खुद बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है किससे, खाद्यान्न की बर्बादी से, तो ये तो 100% सही है। चौथे में कह रहे हैं कि खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को रोकने या कम करने के लिए कटाई उपरांत पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। ऐसी कोई बात ही नहीं की गई इसने, यहाँ पर कोई नहीं कहा गया कटाई के उपरांत। उन्होंने कहा खाद्यान्न की बर्बादी जो होती है वो खेत से लगाकर प्लेट तक होती है, आपूर्ति श्रृंखला की बात करी गई है, उसमें कहीं भी पोस्ट हार्वेस्ट की बात नहीं की गई। मैंने जो बोला, देखिए UPSC के परिक्षेत्र को समझने का यही सबसे बड़ा ईजी तरीका है कि उसमें जो शब्दों का उच्चारण किया गया आप उसको समझ पाए कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पर जो पूछा उसको समझ पाए कि नहीं। तो यहाँ पर चौथा स्टेटमेंट 100% गलत है। ठीक है, कैसा है, चौथा स्टेटमेंट 100% गलत है। और देखो बच्चे यहाँ पर पहला स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि चालू पद्धतियाँ पूर्ण रूप से उत्तरदायी ऐसा इसने नहीं बताया, और एक्शन वर्ड है पूर्ण रूप से, केवल यही थोड़ा ही नहीं है ना। खाद्यान्न की बर्बादी चालू जो पद्धतियाँ, कौन सी चालू पद्धतियाँ, इन्होंने ऐसा शब्द बोल दिया है चालू पद्धतियाँ, कौन सी भाई, आपूर्ति की कौन सी, तो यहाँ पर ये भी गलत है। और यदि ये भी गलत है तो आप देखोगे आपका तीसरा सही है और दूसरा सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपका यही था, बताइए बी था। चलिए एक और इस पे पूछा गया है पूर्व धारणा वाला, तो UPSC ने क्या देके रखा है, जी हाँ सही बात है, बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है इस पे पूर्व धारणा वाला, पहला कह रहे हैं कि खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनर्परिकल्पना करने और इसे प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है। इसने बोला लास्ट में जाकर के कि आपको जो उसकी बर्बादी का समाधान करना महत्वपूर्ण है, इसने खुद बोला है, बिल्कुल उसकी परिकल्पना की जानी चाहिए, आपूर्ति कहाँ पर लीकेज हो रहा है, कहाँ पर बर्बादी हो रही है वगैरह वगैरह, तो ये बात सही है। खाद्यान्न की बर्बादी और हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करना सभी नागरिकों का एक सामाजिक नैतिक उत्तरदायित्व है। देखो अब इसमें क्या है ना, इसमें नागरिकों का, सभी का, इसमें खासतौर पर उत्तरदायित्व देखने के लिए मिलता है, क्योंकि भाई देखो जो खाद्यान्न की पद्धतियाँ अब उत्पादन कौन कर रहा है, नागरिक ही करते हैं ना, कि नहीं बोलो भाई, खेत में उत्पादन कौन कर रहा है, नागरिक, सप्लाई कौन करते हैं, नागरिक, है ना, मशीन थोड़ा ही नहीं कर रही है। तो ये बात सही है, ये सभी नागरिकों का एक सामाजिक और नैतिक दायित्व भी होता है, सरकारों का भी होता है, तो ये बात भी सही है। तो यहाँ पर पहला दूसरा इसमें दोनों आंसर मतलब कि क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और UPSC ने भी इसको यही माना है। आइए,
परिच्छेद नंबर देखते हैं दूसरा, पढ़िएगा। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है वैसे सरकारें भी जो पहले बजट अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता थी परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मितव्ययता बरतने की अपेक्षा की जाती है। समझ में आया? यहाँ तक क्या है? देखो ये परिच्छेद यहाँ तक पहला लाइन है कि जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ती है वैसे सरकारों के पहले बजट की अनुशंसा की प्रतिबद्धता होती है और परिवारों की सहायता के लिए मुक्त रूप से व्यय करती हैं। जब मुद्रास्फीति बढ़ती है तो पैसों की ज़रूरत क्या है हो जाती है, तो बजट में अनुशासन प्रतिबद्धताएं भी देखने के लिए मिलती हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा घोषित उच्चतर ब्याज दरों से संतुलित राजकोषीय मितव्ययता बरतने की अपेक्षा की जाती है। मतलब कि उनसे कहा जाता है कि ऐसी अपेक्षा करो कि आप अपनी ब्याज दरों को बढ़ा दो। इन्फ्लेशन जब होती है तो ब्याज दरों को क्या कर दो, बढ़ा दो, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। क्योंकि उधार लेने के लिए अधिक भुगतान करते समय स्थिर ऋणों को बनाए रखने के लिए सरकारों को व्यय में कटौती करनी होगी या करों में वृद्धि करनी होगी। बात एकदम सही है, इन्फ्लेशन तभी कंट्रोल होता है। राजकोषीय समर्थन मतलब कि बैकअप के बिना मौद्रिक नीति अंततः अपना प्रभाव खो देती है। ये भी बात सही है। राजकोषीय जब तक राजकोषीय का मतलब क्या है, जब तक सरकार समर्थन नहीं करेगी। मानो कि उधर से तो जो मौद्रिक नीति है उसने कंट्रोल किया, पैसे की सप्लाई को रोक दिया, लेकिन हुआ क्या, सरकार ने क्या किया और स्कीमें लेकर के पैसा और बांट दिया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत में, है ना। तो उससे क्या है, मनी तो मार्केट में जा रहा है, तो इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा डिमांड होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्रभाव को खो देता है। तो दोनों का जरूरी होता है इसको कंट्रोल करना। उच्चतर ब्याज दरें मुद्रास्फीति हो जाती हैं, न कि अब मुद्रास्फीति कारक, क्योंकि वे केवल सरकारों को ही बढ़ती ऋण चुनौती लागतों का भुगतान करने हेतु अधिक उधार लेने के लिए प्रेरित करती हैं। मौद्रिक अनियंत्रण मतलब कि मॉनिटरिंग मुनिंग का जोखिम तब और अधिक होता है जब सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है, क्योंकि ब्याज दरें बजट घाटे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो बच्चे यहाँ पर देखो, मौद्रिक जो आपकी मॉनिटरिंग अनमोर्निंग का जोखिम तब अधिक होता है जब सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसका जोखिम क्या बन जाता है मौद्रिक अनियंत्रण का, कि जब आपके सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि हो जाए, मनी और ज़्यादा सप्लाई हो जाए, क्योंकि ब्याज दरें आप देखोगे बजट घाटे के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बन जाती है। ये बात एकदम सही है। आइए देखते हैं पूछा क्या है। पूछा आपसे निष्कर्ष के बारे में, है ना। चलो देखो, पहला है केंद्रीय बैंक बजट समर्थन के बिना मुद्रास्फीति को कम नहीं कर सकते। ये बात सही है, क्योंकि उसने कहा गया कि राजकोषीय समर्थन होना बहुत ज़रूरी है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी केवल। तो ये बात एकदम सत्य है, उसमें इस बात को रखा भी गया है। मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीति पर निर्भर होते हैं। ये बात सही है कि मौद्रिक नीति के प्रभाव सरकार द्वारा अनुसरण की जाने वाली राजकोषीय नीति पर निर्भर होते हैं। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी। मतलब कि तीसरे का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये। उसके बाद और भी दे के रखा है, हाँ और भी है इस पर पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन है चौथे नंबर। ये कह रहे हैं उच्चतर कीमतों के लिए सरकारों की राजकोषीय नीतियां पूर्ण रूप से उत्तरदायी हैं। देखो यहाँ पर पूर्ण रूप से न केवल सरकारों की, बल्कि आप देखोगे इसमें आरबीआई की भी नीतियां उत्तरदायी हैं। अगर मान लो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को क्या कर दे, अपनी बढ़ा दे, तो उससे मार्केट में थोड़ा बहुत तो पैसा मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट की ये नीतियाँ उत्तरदायी तो होती हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पर समझना। दूसरा है आपका उच्चतर कीमतें दीर्घ अवधि सरकारी बंद पत्रों को प्रभावित नहीं करती। देखो जब ये लंबा समय हो जाता है तो ये कह रहे हैं प्रभावित नहीं करती, ऐसा नहीं है बच्चे। जब दीर्घ अवधि के लिए सरकारी बंद पत्रों को प्रभावित, ऐसा नहीं है। जब कीमतें आपकी अधिक रहेंगी, है ना, तो मार्केट में पैसा रहेगा, तो ये क्या करेंगे, वो विकास को भी और सरकारी जो बंद पत्र होते हैं उसको भी क्या करती है, प्रभावित करती है। तो दोनों गलत है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो मान्य पूछा था आपसे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि इसमें चौथा राइट आंसर हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन हम नहीं करेंगे बच्चे। ठीक है, मैथ के क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्लास ले ली है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे तो देख लो। परिच्छेद पर चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, 4 आपको प्रश्नांशों को निर्देश देने हैं। तो एक परिच्छेद क्या हमने 4 क्वेश्चन कर लिए 2 परिच्छेद में। ठीक है, तो अब तक कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, 2 परिच्छेद कर लिए, 4 क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा था कि एक परिच्छेद करो 2 क्वेश्चन कर लो, है ना। अगर टाइम आपका मान लो
लग रहा है उसमें 4-5 मिनट, तो आप 4 क्वेश्चन भी तो कर पा रहे हैं, है कि नहीं। अगर 5 मिनट 6 मिनट आप लेंगे 2 परिच्छेद में, तो आपने 3-3 मिनट में कितने कर लिए, 4 क्वेश्चन कर लिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको 27 ही करने, है ना। तो चलिए आइए देखिए नेक्स्ट। और आपका मैं आपको बता दूं, आपका 45 से 50 मिनट, इससे ज़्यादा आपका परिच्छेद में टाइम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा आपका परिच्छेद में टाइम नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑथेंटिक है और पूरे पूर्ण रूप से यूपीएससी के द्वारा और यहाँ पर परिच्छेद पर आधारित है। आइए देखिए, आज यदि हम न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों की विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं मतलब ये हमारी अवधारणा है, आपने देखा होगा वास्तव में भी कि हम न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को क्या मानते हैं, सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते हैं। बात सही है, उपभोक्तावाद की तरफ जा रहा है। तो ऐसा इसलिए कि उनकी परिसीमाओं में एक विशाल तंत्र उपागम मतलब कि हैवी सिस्टम अप्रोच वाली योजनाएं लागू की गई थी। और उसका कारण क्या हुआ, एक ऐसी सिस्टम हुआ कि वहाँ पर कुछ परियोजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई और वो सारी चीज़ें लागू करने के पश्चात वो बनाया गया। इस तंत्र या सिस्टम सिद्धांत का आधार सामाजिक, स्थानिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को संगणन, सांख्यिकी, इष्टतमीकरण का उपयोग करके गणितीय मॉडलों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है तथा समस्याओं के निरूपण और समाधान करने का एक कलन विधिक मतलब कि एल्गोरिथमिक तरीका है। पश्चिम के आरंभिक विद्यालयों ने व्यवसायिकों को आयोजन में प्रशिक्षित करना आरंभ किया था। अब देखो इससे क्या है, जो आप लंदन की बात करते हैं, पेरिस की बात करते हैं, न्यूयॉर्क की बात करते हैं, वो एक डेवलप है पूर्णतः रूप से। तो उसका एक कारण ये भी है कि वहाँ की जो योजनाएं रहीं, वहाँ का जो अप्रोच रहा सिस्टमेटिक तरीके से, वहाँ का ज्ञान, वहाँ के विद्यालयों ने उस तरीके के व्यावसायिक अप्रोच को प्रशिक्षण करा था, ठीक है, वहाँ के विश्वविद्यालयों ने। और कुछ ऐसे अत्यंत प्रतिभावान आयोजनकारों का जन्म दिया जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हीं विषयों को उस आयोजना पाठ्यक्रम में समाहित किया गया था। अब ये देखो कुछ ऐसे व्यक्तियों का वहाँ जन्म हुआ, मतलब कि मैं कहूँगा ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हुआ। और ये क्यों हुआ उनका निर्माण, क्योंकि पाठ्यक्रम इस टाइप का था। जैसे मान लीजिए अगर आप सिविल सर्वेंट की परीक्षा को आप क्लास 5 से जोड़ दें, 10th में जोड़ दें, आपको ग्रेजुएशन में वही पढ़ाया जाए तो आपको वो आसान हो जाएगा। तो वैसे ही अब उनके जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको इसी तरीके से जोड़ा, तो वहाँ पर उनके निर्माण में भूमिका निभाई उन्होंने, ठीक है। जिसकी जड़ें सामाजिक विज्ञान, भूगोल और वास्तुकला में थी। भारत में आयोजना और इसकी शिक्षा पश्चिम से भिन्न है, लेकिन भारत में क्या है, इससे भिन्नता आपको दिखाई देती है। लेकिन भिन्न है उसने कहा है, कैसी है ये नहीं कहा है, इसने कहा है कि भारत में जो है शिक्षा पद्धति जो है वो पश्चिम से भिन्न है। चलिए देखते हैं। ओके 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पे कह रहे हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 11 कि निष्कर्ष आपसे पूछा गया है, देखते हैं कौन सा निष्कर्ष होगा। पहला, नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्य चर्चा में विधिक और अंतर विषयक उपागमन अप्रोच शामिल होना चाहिए, ठीक है। क्या ऐसी बात कही गई? हाँ, पाठ्यक्रम तो ठीक होना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं बी में कि भारत में नगर के प्रशासकों में नगर आयोजन और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है। देखो बच्चे, यहाँ पर इस बात को नहीं बोला गया है कि किस में अभाव है और किस में नहीं है। उसने तो कहा है कि भारत की क्या है, जो ये जो अप्रोच है उससे भिन्न है, लेकिन उसने कह रहे हैं यहाँ पर अभाव की बात कही गई थी, नहीं कही गई थी। चलो अब ये और देखते हैं। सी में कह रहे हैं आपसे कि भारत में नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है। देखो उसमें कहा ही नहीं कि भारत में जो नगर प्रबंधन का मामला स्थानीय है, जहां अपर्याप्त निधियों की चिरकालिक समस्या बनी हुई है, ना ये बात कही गई। ऐसा थोड़ा नहीं कहेगा कि भारत में यही सिस्टम है। वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से भिन्न है, उनका जो अप्रोच है उससे भिन्न है। हमारे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व और व्यापक गरीबी के कारण उसमें योजनाबद्ध विकास कर पाना अत्यंत कठिन है। ना इसमें गरीबी की बात कही, ना उच्च घनत्व की बात करी,
कुछ नहीं करी, तो ये बात गलत है। अब देखो जरा यहाँ पर पहला ऑप्शंस जो है ये बात एकदम सही है कि नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्य चर्चा में विविध और अंतरण विषयक उपागमन अप्रोच शामिल होना चाहिए। ये बात एकदम सही है क्योंकि इसमें अप्रोच की बात कही गई है, उसमें गणित होना चाहिए, विज्ञान होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, उसमें कई ऐसे विषयों को आप देखोगे मर्ज करने का प्रयास किया गया। तो ये बात एकदम सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, जी हाँ, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पूर्व धारणा पे पूछा है इसी पे 12 नंबर का क्वेश्चन। भारत को नगर व्यवसायियों की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिसके पास आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। ये बात सही है, ये बात एकदम सही है क्योंकि ऐसी हम पद्धति निकालें क्योंकि नई एक तरीके से आधुनिक नगर पद्धति का जो आपका संगत ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने कहा उसमें कि पाठ्यक्रम ऐसा था, इसके चलते ऐसा अप्रोच डेवलप हुआ। वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में तंत्र उपागमन मतलब कि सिस्टमिक जो अप्रोच में प्रशिक्षण देने की क्षमता नहीं है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्षमता तो है आज भी। तो पहला वाला बात सही है इसमें कि भारत को नगरीय व्यवसाय की नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिसके पास में आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। ये बात सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए परिच्छेद देखते हैं नेक्स्ट। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर परिच्छेद, कई परिच्छेद आपको इतने अच्छे लगते हैं कि एकदम सॉलिड सा। देखो, इंटरनेट पर प्रत्येक आवाज़ एक ही प्रकार के श्रोताओं को नियंत्रित नहीं करती। जरा समझना, इंटरनेट पर प्रत्येक आवाज़ एक ही प्रकार के श्रोताओं को नियंत्रित नहीं करती। जब उच्च पूंजी वाले अनाम निजी संगठन अपने विचारों हेतु अधिक स्थान के लिए भुगतान करते हैं तो वे प्रभावी रूप से अपेक्षाकृत ऊंची आवाज़ों खरीद रहे होते हैं। यदि डिजिटल क्षेत्र में राजनीतिक संवाद मतलब कि आप देखोगे डिस्कोर्स निर्वाचन जीतने तक अपने प्रतिद्वंदी को मात देने का मामला है, तो राजनीतिक की गुणवत्ता बुरी तरह से प्रभावित होती है। सोशल मीडिया के ध्यान का केंद्र फोकस ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने तक सीमित है। ठीक है, जो अब सोशल मीडिया क्या कर रही है इसमें, सोशल मीडिया भी अपनी आप देखोगे भूमिका निभा रही है। जो अधिकांश प्रयोक्ता मतलब कि आप देखोगे संलिप्तता मतलब कि जो एंगेजमेंट सर्जित करे भले ही विषय वस्तु कितनी ही भड़काने वाली क्यों ना हो। मतलब कि सबका अप्रोच क्या हो गया, लाभ कमाना। राजनीति है तो उसका वोट है मत पाना, सोशल मीडिया है तो वो इंगेजमेंट चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, टीआरपी के चक्कर में लगी हुई है और अपनी गुणवत्ता खो चुकी है। आज गोदी मीडिया बन के बैठी है, कहने का तात्पर्य है। तो देखो यूपीएससी ने ऐसा बड़ा अच्छे से क्वेश्चन पूछा है, पूछ रहे हैं आपसे केंद्र, क्या पूछा है, केंद्र विचार। अब मैंने आपको पहले ही बताया था केंद्र विचार का जो मतलब होता है बच्चे, वो होता है कि जिसमें बार बार चर्चा हो रही हो। किसकी बार बार यदि चर्चा होती है तो वो इसके अंतर्गत आता है ना, केंद्र बिंदु। जिसके चारों तरफ पैसेज घूम रहा होता है उसको एग्जाम्पल के माध्यम से एग्जामिनर आपको समझा रहा होता है। विचारों के एक बाजार के रूप में निर्मित सोशल मीडिया सूचना तक त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करता है। बात तो कही गई है लेकिन वो टीआरपी के चक्कर में अभी सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्थाएं नहीं है बल्कि कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित उत्पाद है। ऐसी बात नहीं की गई है कि ये खास तौर पर ऐसी इस तरीके से हो या ना हो। ठीक है, अभी देखते हैं। बात तो सही लग रही है क्योंकि इसने लास्ट में देखो इस लाइन को बोला है यहाँ पर, अधिकांश प्रयोक्ता संलिप्त मतलब कि इंगेजमेंट सर्जित करें भले ही विषय वस्तु कितनी भी भड़काने वाली क्यों ना हो। तो उसका भी उद्देश्य क्या हो गया, मोटो तो यही है, लाभ कमाना। सही बात है। और देखते हैं अभी इसको क्वेश्चन मार्क करके रख देते। सोशल मीडिया का सर्जन लोकतंत्रों को सशक्त बनाने के लिए किया गया, ऐसा नहीं है, ये बात ही नहीं की गई। आज के विश्व में सोशल मीडिया सुशिक्षित सामाजिक जीवन के लिए अपरिहार्य है, ये भी गलत है। अब देखो यदि पहले की बात कर लें जो ए है, विचारों के एक बाजार के रूप में निर्मित सोशल मीडिया सूचना तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करता है। बात तो सही है करता है, लेकिन इसका मोटो क्या है, सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्थाएं नहीं है ना, बल्कि वो क्या है, कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित किए गए उत्पाद हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो आप देखते हो ना, ये बड़े बड़े जो नेशनल इंटरनेशनल के जो हैं ठीक है चैनल आप देखते हैं, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूर्ण धारणाएँ पूछिए। इंटरनेट पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है। देखो बात तो यहाँ पर एकदम आप देखोगे सही कही जा रही है कि इंटरनेट पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है क्योंकि इसका दुरुपयोग भी तो होता है ना, तो ये बात सही है। डाटा इंटरनेट किसी देश में राजनीतिक की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। देखो एक बात ध्यान रखना,
यूपीएससी में एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप जितना चाहें देख लो। 24 का पेपर मैंने ठीक से एनालिसिस किया जब से इसकी आंसर की आई, तो मैंने इसको देखा, क्योंकि देखो ऐसे तो नहीं पता चलते, ऑथेंटिक जब आप दोगे आंसर की तभी पता चलता है। तो मैंने एक चीज़ देखी जीएस में ख़ास तौर पर, जहाँ पर जीएस में आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे गए थे और जहाँ पर ये शब्द था किया जा सकता है, कर सकता है, हो सकता है, आवश्यकता है, कुछ ऐसे शब्द था, है ना। कर सकता है, संभावना जो व्यक्त कर रहा था, कैसा संभावना, जो संभावना व्यक्त कर रहा था, वो शब्द खास तौर पर मैंने देखे हैं, वो आपके राइट हुए हैं। कैसे हुए हैं वो आपके एकदम सही वो देखने के लिए आपको मिले। तो कहने का तात्पर्य ये है, तो यहाँ पर भी ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। तो कितने मान्य हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों मान्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या इधर है क्या, नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, ये आपका परिच्छेद नंबर है क्या माँ, 4 कर लिए अब तक परिच्छेद। ये 3 आपको प्रश्न मिलेंगे 2 परिच्छेदों पर। आइए पढ़ते हैं, देखिए समझना। जब तक बच्चे 8वीं कक्षा में पहुंचते हैं, देखो इन्होंने कह दिया बच्चे कहाँ पहुंच रहे हैं, 8वीं कक्षा, मतलब कि ये अब शिक्षा की तरफ जा रहा है, तो एजुकेशन की तरफ घूमेगा अब ये, अब देखना। उनमें से अधिकांश 13 से 15 वर्ष की आयु सीमा में होते हैं, किंतु हमारे देश में 8वीं कक्षा के सभी बच्चों के लगभग 1/4 को सरल पाठ पढ़ने की कठिनाई होती है। मतलब कि 1/4 को तो जो 8वीं 5वीं कक्षा में है उनसे हिंदी भी नहीं पढ़ी जाती, सरल पाठ। और आधे से अधिक बच्चे भाग विभाजन, मतलब कि मैथ जो गणित है, जैसी मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएँ, मतलब कि आप देखोगे तथापि नहीं कर पाते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे। तो इसका रीज़न क्या है, हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें कुछ ना कुछ है ना। ऐसे थोड़ा ही नहीं है, बच्चे घर से थोड़ा ही नहीं भाई, कुछ शिक्षा पद्धति में जा रहा है। प्रारंभिक स्कूल से प्रत्येक वर्ष लगभग 25 मिलियन युवा लड़के और लड़कियां उस जीवन में प्रवेश करते हैं जो अनिवार्य स्कूली शिक्षा के बाद आने के लिए हैं, उनके लिए है। वही कम से कम संगठित क्षेत्र, कम से कम संगठित क्षेत्र कार्यबल में तो प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि वे 18 वर्ष के नहीं हो जाते, क्योंकि वहाँ से ड्रॉप आउट भी ठीक है, 25 मिलियन के आसपास ऐसा ड्रॉप आउट मिलता है। अनेक परिवारों के लिए ये बच्चे स्कूल में इस स्तर तक पहुँचने वाले उन परिवारों के पहले बच्चे होते हैं, ठीक है। और ये वो भी क्या है, इनमें आप देखोगे पढ़ने वाले जो हैं उन परिवारों के पहले बच्चे हैं। माता पिता और बच्चे अपेक्षा करते हैं कि स्कूल से निकलने ऐसे स्थानक, मतलब कि ग्रेजुएट, हाई स्कूल और कॉलेज तक पहुंच जाएं। शायद ही कोई वापस कृषि में जाना चाहेगा। अब देखो ये जो बच्चे हैं जो यहाँ से निकलेंगे पढ़ लिख के, वो क्या कृषि में जाएंगे, नहीं ना, वो कृषि में तो नहीं जाएंगे, वो तो भाई अकादमिक चीज़ों में जाएंगे, जॉब में जाएंगे। दूसरी ओर शैक्षणिक, मतलब कि अकादमिक सामर्थ्य के संदर्भ में उनकी योग्यताएं कक्षा 8 की पाठ्यक्रम अपेक्षाओं के आधार पर भी जितनी होनी चाहिए उनसे बहुत निम्न है। तो देखो पाठ्यक्रम हमारा बड़ा गड़बड़ा रहा है। तो यहाँ पर देखो पूरा जो परिच्छेद है मैंने आपको बताया, केंद्र बिंदु इसका क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे सर कि केंद्र बिंदु इसका क्या है, शिक्षा है। क्या है, शिक्षा। और शिक्षा में क्या है, यहाँ पर इन्होंने कमियाँ दिखाई हैं, ये भी ध्यान में है। क्या दिखाया है इन्होंने, इसकी कमियां, अंतर्विरोध आपसे पूछा है, मतलब कि कमियां इसमें दिखाई हैं। तो देखो कमियां क्या क्या हैं, आइए देखते हैं क्या पूछा आपसे। पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। पहला, प्रभावी स्कूली शिक्षा के लिए सरकारों की तुलना में माता पिताओं की भूमिका अधिक है। देखो ऐसा नहीं कहा गया है कि इसमें माता पिताओं की भूमिका अधिक है या फिर उसकी भूमिका अधिक है, बल्कि इसमें इस बात को रखा गया है कि पाठ्यक्रम आपका ठीक ठीक होना चाहिए। तो ये बात तो क्या हो जानी चाहिए, आपकी गलत हो जानी चाहिए। दूसरा है कि ऐसा स्कूली पाठ्यक्रम जो आज की अपेक्षाओं के अनुरूप हो और पूरे देश के लिए एक समान हो, प्रकट की गई समस्याओं का समाधान कर सकता है। देखो पहली बात तो ऐसा पाठ्यक्रम आप नहीं ला सकते हैं, ठीक है। कहीं पर सूखा तो कहीं पर नमी, तो ये बात भी नहीं है पूरे देश में ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए स्कूलों में, ये बात भी आपकी क्या है, गलत है। देखो बेटा दोनों गलत थे इसमें, तो आप कहोगे इसमें दोनों गलत है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें इस बात को थोड़ा ही नहीं बताया गया, कहीं पर भी पेरेंट्स की बात की ही नहीं गई है कि स्कूली शिक्षा के लिए सरकारों की तुलना में माता पिता की भूमिका अधिक है, नहीं, इसमें बोला ही नहीं है। बल्कि ये तो अपेक्षा है कि ये तो अपेक्षाएं होती हैं कि वो पहले बच्चे हैं ऐसे जो इन परिवारों से आते हैं, है ना। तो ये बात गलत है, दोनों बातें यहाँ पर गलत हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं आपसे कि परिच्छेद में संप्रेषित केंद्र विचार, मैंने आपसे पूछा ना कि इसमें केंद्र विचार का सर्वोत्तम वर्णन क्या है। पहला, देश में गरीबी, देखो बेटा गरीबी की चर्चा तो इसमें नहीं है कहीं भी।
देश में गरीबी के संपूर्ण उन्मूलन से हमारे स्कूली बच्चों को न्यून प्रदर्शन की समस्या का समाधान होगा। क्या इसमें ये बात कही गई है? नहीं, तो गरीबी की तो बात ही नहीं की गई, इसमें तो शिक्षा की बात की गई है और उसमें अंतर्विरोध जो कमियां हैं उसकी बात की गई है। माता पिता और शिक्षकों को मौद्रिक प्रोत्साहन देना। अब मुझे बताओ, यहाँ पर कहीं कहा गया है कि मौद्रिक प्रोत्साहन दोगे माता पिता? बच्चों के शिक्षण अकादमिक प्रदर्शन में सुधार लाने की एक रणनीति है। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं कही गई है। माता पिता और शिक्षकों को आप मौद्रिक प्रोत्साहन दे दो, उन्हें पहले से सैलरी मिलती है 70,000, 60,000, 50,000, 45, तो आप और उनको दे दो, है ना, तो क्या उससे वो सुधार लेंगे? नहीं, ये भी बात नहीं है। आपका महोदय पाठ्यक्रम ठीक नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो पाठ्यक्रम है, ये जो आपका पाठ्यक्रम है बच्चे, ये आपका सही नहीं है, ये गड़बड़ाया हुआ है। बच्चों में स्किल ही नहीं है। वो बच्चे आप देखोगे क्लास 5, जो क्लास 8 में बच्चा है वो 5 की क्लास को नहीं कर पा रहा है, उसकी किताबें नहीं पढ़ पा रहा है। सार्वजनिक नीति से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि युवाओं के सामर्थ्य और उपलब्धियां उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हों। ठीक है, थोड़ा सही लग रहा है। जब तक कि कुछ स्कूल उत्तीर्ण बच्चे स्कूल मतलब कि पास आउट कृषि में वापस नहीं जाएंगे, भारत जनसंख्या के लाभांश का लाभ नहीं उठा सकता। ये बकवास कर रहा है। उसमें कहा है कि शायद ही कोई एग्रीकल्चर में जाना चाहेगा, है ना, उसने ये बात कही है, तो ये भी गलत हो गया। तो देखो बच्चे, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, चौथा भी गलत, तो सी इसका राइट आंसर है कि सार्वजनिक नीति को इस तरीके से सुनिश्चित करो। उसने बोला है कि ऐसा किया जाना चाहिए ताकि युवाओं के सामर्थ्य और उपलब्धियाँ उनकी अपेक्षाओं के रूप हो। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिच्छेद पढ़िएगा नेक्स्ट, बड़ा ही अच्छा परिच्छेद है। देखिए, ये कह रहे हैं आपसे कि अब हम यह मान लेते हैं कि विज्ञान का एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। देखो, अब कहाँ बात हो रही है कि हमारी एक अवधारणा है कि विज्ञान का एक सामाजिक उत्तरदायित्व। विज्ञान क्यों है? क्योंकि समाज के प्रति वो प्रतिबद्ध है, उत्तरदायित्व है। ऐसा है क्या? यह विचार न्यूटन का गैलीलियो के मन में नहीं आया होगा। उन्होंने विज्ञान को जगत के एक विवरण के रूप में माना, जैसा कि यह है कि, और उन्होंने जिस एकमात्र उत्तरदायित्व को स्वीकार किया था वह था सत्य को प्रकट करना। किसने? गैलीलियो ने। किसने? न्यूटन ने। यह विचार आधुनिक है कि विज्ञान एक सामाजिक उद्यम है और यह औद्योगिक क्रांति से प्रारंभ होता है। तो विज्ञान क्या है, आपको समझ में आया? विज्ञान क्या है? एक आधुनिक विज्ञान सामाजिक उद्यम है, मतलब कि समाज के द्वारा निकला है और औद्योगिक क्रांति से प्रकट हुआ है। हम आश्चर्यचकित हैं कि हम सामाजिक बोध को और अधिक अतीत में नहीं खोज सकते, मतलब कि इसको और ज़्यादा आप पीछे जाकर के नहीं खोज सकते, क्योंकि हम यह भ्रम पालते हैं कि औद्योगिक क्रांति ने एक स्वर्ण युग का अंत कर दिया। आइए देखते हैं। पूछा गया है कि विज्ञान के विषय में लेखक की सोच का सर्वोत्तम वर्णन क्या है, मतलब कि लेखक कैसा सोचता है विज्ञान को लेकर के। विज्ञान को वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को आवश्यक महत्व देना चाहिए। देखो, यहाँ पर एक शब्द है कि विज्ञान को वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को आवश्यक महत्व देना चाहिए। चलो, अभी इसने ऐसा कुछ नहीं बोला है। विज्ञान सभ्य समाज का एक उत्पाद है और लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के संवर्धन के लिए उसका आवश्यक उपयोग किया जाना चाहिए। बात तो सही है। विज्ञान में हुई प्रगतियों के द्वारा ही औद्योगिक क्रांति संभव हुई। नहीं, वो तो किसका उत्पाद है? औद्योगिक क्रांति से निकला है। फिर कह रहे हैं विज्ञान को सत्य का अनुसरण आवश्यक करना चाहिए, किंतु सामाजिक कल्याण के लिए उत्तरदायित्व नहीं होना चाहिए। ये बात भी गलत है, इसमें ये भी गलत है। देखो, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा। अब बात फंसी है, या तो ए होगा या फिर बी होगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। देखो, विज्ञान को वैज्ञानिकों की प्रतिबद्धता को आवश्यक महत्व देना चाहिए। अब मानो कि वो गलत ही अगर कोई दे दे ऐसी अफवाह फैक्ट के रूप में, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। तब आप दोगे, उसको देना तो चाहिए, लेकिन दो किसको? तब वो सही होना चाहिए। विज्ञान सभ्य समाज का एक उत्पाद है और लोगों में वैज्ञानिक ज्ञान के संवर्धन के लिए इसका आवश्यक उपयोग किया जाना चाहिए। ये बात सही है। और ये किसका है? समाज के द्वारा ही एक उत्पाद है। ये बात कही गई है इसमें, तो बी इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट परिच्छेद की तरफ। देखिए, इसमें कह रहे हैं आपसे 4 परिच्छेद पूछे जाएंगे, है ना। आइए देखते हैं पहला परिच्छेद। अब तक कितने परिच्छेद कर लिए? 5 है या 4? देखो, विज्ञान का इतिहास मानव जाति का वास्तविक इतिहास है। देखो बेटा, विज्ञान का जो इतिहास है ना, वो क्या है? मानव जाति का इतिहास है। उसमें पूरे जात पात मानव का ही रखा गया कल्याण। इस अद्भुत सूक्ति को 19वीं शताब्दी के लेखक ने विज्ञान को उसकी पृष्ठभूमि से जोड़ा। और ये कब जोड़ा? 19वीं शताब्दी में। अधिकतर सूक्तियों की तरह इसकी शक्ति
विषमता के द्वारा सत्य के एक पहलू पर बल देने में निहित है, जिसे सुगमता में अनदेखा किया जाता है या किया जा सकता है। इस मामले में विज्ञान और मानव जाति के मध्य संबंधों को अनदेखा करना और विज्ञान को किसी ऐसी अमूर्त अन्य पक्ष के रूप में मान लेना सहज लगता है, जिसकी कभी कभी उसके लाभकारी प्रभावों के लिए प्रशंसा की जाती है। किंतु युद्ध की विभीषिका के लिए बारंबार और सुविधा अनुसार दोष रोपित किया जाता है। विज्ञान और मानव जाति को समय समय पर मनुष्यों की सुविधा अनुसार पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब कि ये दोनों एक साथ ही चले हैं। तथापि हमने देखा है कि सुधार के असंख्यक अवसरों के बावजूद सभ्यता के वर्तमान काल में आरंभिक वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हावी रहा। क्या यह विज्ञान की प्रकृति का अपरिहार्य परिणाम है या त्रुटि कहीं और है? ये आपसे पूछा है। जो आपने सभ्यता वर्तमान काल में आरंभिक में अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष हावी रहा था शुरू में, तो वो किसका परिणाम था, इसकी बात कही गई है। पूछा कहा गया है कि प्रभावी तरीके से संप्रेषण, ठीक है, संप्रेषित किया गया है। देखो, विज्ञान के बिना मानव जाति आज तक अस्तित्व में नहीं रह सकती थी। ये तो गलत है, ऐसा कैसे नहीं रह सकती थी, ऐसा थोड़ा ही नहीं बोला है। वो बोले हैं कि इसके साथ में वो चला है, लेकिन इसका रीज़न ये थोड़ा ही नहीं है कि मानव जाति का अस्तित्व भी इसी से रुका हुआ है। तो ये तो थोड़ा सा आप वैसे भी देखोगे तो गलत हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, आपका वैसे भी गलत हो जाएगा, तो ये तो गलत है। यह विज्ञान ही है जो अंततः मानव जाति की नियति को निर्धारित करेगा। देखो, ऐसा भी नहीं कहा गया है कि मानव की नियति को निर्धारित करने वाला केवल विज्ञान ही होता है। नहीं भाई, ये निर्धारित प्रधारित नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व धारणाएं आपसे पूछी हैं बच्चे, क्या पूछी हैं? पूर्व धारणाएं आपसे पूछी गई हैं, इसको ज़रा समझना और करना। ये कह रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान की विभीषिकाएँ विज्ञान की प्रगति के अपरिहार्य परिणाम है। बात क्या है? बात क्या है बताओ? बात एकदम गलत है। जो आधुनिक जीवन की विभीषिकाएँ हैं वो विज्ञान का ही अपरिहार्य परिणाम है, ऐसा थोड़ा ही नहीं है भाई। विज्ञान ने क्या किया क्या नहीं किया वो अलग का है, लेकिन आज जो वर्तमान में हो रहा है वो थोड़ा ही नहीं है। सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है वह है कि विज्ञान वही है जिसे मनुष्य ने बनाया है, और ये बात एकदम सेटिस्फाई करती है। ये बात एकदम सत्य है कि विज्ञान वही है जिसे मनुष्य ने बनाया है। बाकी का पहला इसमें गलत है बच्चे। क्या पूछा है आपसे? पूर्व धारणाएं पूछी हैं, तो आप कहोगे इसमें बी राइट आंसर आएगा, केवल 2। चलिए नेक्स्ट परिच्छेद को पढ़िए। केवल दीर्घ अनुभव से ही और ऐसे कई समुद्री तटों पर जहाँ उसकी भाषा बोली जाती है, वहाँ अपने सौदा और पसार कर बैठने से व्यापारी जान जाएगा कि उसके पास जो संग्रह है उसका मूल्य क्या है। मतलब कि वो समुद्र तटों पे गया बीच पर, और वहाँ पर कुछ वस्तुएं थी, उसने मान लीजिए खाने की वस्तुएं थी, उसने खोली, और वो उनकी भाषा को नहीं समझता है, लेकिन वो जान जाएगा उसके पास जो संग्रह है उसका मूल्य क्या है, और अपनी पसंद में क्या स्थानीय है और क्या सार्वभौमिक। न्याय, प्रेम और सम्मान, शिष्टाचार जैसे कोमल पदार्थ हैं, और वास्तव में वे सभी चीज़ें जिन्हें हम चाहते हैं सभी जगह मान्य हैं, किंतु वे विधिक रूप से गढ़ी जाती हैं और प्राय अलग तरह से व्यवहार में लाई जाती हैं। और यदि उसमें आपका सामना विदेशी भूमि पर होता है, तो अब देखो, अब उसमें भी सामना किससे हो रहा है? विदेशी भूमि पर होता है। अब देखो, इसने कहा यहाँ से, यदि उनमें से आपका सामना, हमसे बोल रहे हैं, आपका सामना विदेशी भूमि पर होता है तो कभी कभी लगभग पहचानी नहीं जाती, और मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखने की कला सभ्यता यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है। देखो, सीखने की कला, अब आप वहाँ पर क्या है सीखोगे, तो यात्रा का सबसे बड़ा लाभ है उन लोगों के लिए जो अपने साथियों के बीच सहजता से रहने में इच्छा रखते हैं। तो सीखो वो जो अपने साथियों के बीच में रहना इच्छा रखते हैं। अब ये कह रहे हैं, यात्रा करते समय जब तक हम अन्य लोगों से मिलते हैं तो हम किन के बीच अंतर करना सीखते हैं। किन के बीच में करते हैं बताओ? ये कह रहे हैं, कल्पना और समझ के बीच में, मित्र और शत्रु के बीच में, स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य के बीच में, समुदाय की राष्ट्रीयता के बीच में, स्थानीय मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य के बीच की बात यहाँ पर हो रही है।
33 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देख लेते हैं, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी पर है। पूर्व धारणा, यात्रा से मनुष्यों की समझ विकसित होती है। ठीक है भाई, मान लेते हैं, अभी रुकिएगा। यात्रा से उनको सहायता मिलती है जो मूलभूत सामान्य मूल्यों को सीखना चाहते हैं। ये बात इसमें कही गई है कि अगर आप मूल्यों को सीखते हैं तो उससे आपको इसमें बेनिफिट होगा ही होगा। अब जहाँ पर दो नहीं है उसको कट करो पहले, तो आंसर सी तो होगा नहीं। एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव है वह लोगों के मध्य मतभेदों को सुलझा सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि वो लोगों की समस्या को सुलझाएगा कि नहीं सुलझाएगा, इसका ये मैटर नहीं है, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट ज़रूर बेच सकता है। ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। ये बात एकदम सही है कि यात्रा से मनुष्यों की समझ विकसित होती है, ये बात सही है। तो तीसरा इसमें गलत है, पहला दूसरा सही है। यूपीएससी क्या बोलती है, क्या नंबर का क्वेश्चन है, 34 का ये, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट परिच्छेद पर, क्योंकि इस क्लास में हमारा परिच्छेद ही रहेगा, बाकी के क्वेश्चन मैंने इस पर कर लिए हैं। ये जो मैथ के क्वेश्चन है देख लीजिएगा, वीडियो आपको उपलब्ध है, पढ़िएगा। परिच्छेद आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, देखिए। परंपरागत कक्षाएं पढ़िएगा, पढ़िएगा इस परिच्छेद को थोड़ा। चलिए आपने पढ़ लिया, आंसर दिया होगा। आइए लीजिए, आंसर भी दे दीजिएगा, दीजिएगा आंसर, कौन से सही है आंसर दीजिएगा। लो ये भी दो, फिर मैं पढ़ता हूँ। चलिए देखिए, अब मैं भी पढ़ देता हूँ। आइए देखिए, नहीं पढ़ा है तो मेरे साथ पढ़िएगा। परंपरागत कक्षाएं अधिगम प्रभाविता से अधिक नियति समय विधि पर बल देकर के स्वयं को परिवर्तनशील परिणामों के लिए सौंप देती हैं। कक्षा का अत्याचार यह है कि वहाँ प्रत्येक विद्यार्थी को एक ही अवधि के लिए एक ही तरीके से व्याख्यानों के एक ही सेट के अधीन रखा किया जाता है। मतलब कि आपने देखा होगा, आप पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, ठीक है। जब हम तुम पढ़े हैं तो आपने देखा होगा एक ही पाठ्यक्रम है, सभी की किताबें सेम हैं और उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। वो कहाँ से आ रहा है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, क्या उसका बैकग्राउंड रहा है, डजंट मैटर, आपको सब एक ही चीज़ें पढ़ाई जा रही है ना। ओके, सेट के अधीन है। अंत में कुछ विद्यार्थी आगे निकल जाते हैं और कुछ अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, ठीक है, और शेष पीछे छूट जाते हैं। इस नियत समय अवधि के बाद कक्षा का यह मॉडल चलता रहता है। ये बात सही है, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ टॉप कर जाते हैं, कोई मीडियम में अपना काम चला लेते हैं, कोई एवरेज होते हैं, ये बात भी सही है, और पीछे छूट गए हैं, ठीक है। उनके लिए एक बार भी नहीं सोचा जाता। इस तरह से 1.5 दशक की औपचारिक शिक्षा के बाद हम अपने स्थानकों में 10% रोजगार योग्य ला पाते हैं। कौशल शिक्षा के क्षेत्र में यही अप्रभावी कहानी दोहराने से अलग परिणाम नहीं मिलेंगे। मतलब कि आपको देखो 10% तक आप क्या ला रहे हैं, रोजगार योग्यता ला पाते हैं, बस बाकी के तो सब 90% आउट ऑफ, ठीक है। ये बात यहाँ पर आपने देखी। अब आइए जरा देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ये जो कमियां बता रहा है, यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, कमियां बताई हैं पाठ्यक्रम में, है ना। तो पाठ्यक्रम में जो कमियां हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो चलिए देखते हैं इसका, ठीक है। तो कमियां हैं पाठ्यक्रम में, आइए देखते हैं ऑप्शंस की तरफ। पूछा क्या है, निष्कर्ष आपसे पूछा पहला, पारंपरिक कक्षा अधिगम में केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने के बजाय अधिगम्य समय अवधि है। क्या ये बात सही है? मतलब कि जो कक्षाएं हैं वो किस तरीके से, जो पाठ्यक्रम है उसकी बात यहाँ पर हो रही है क्या? बोलो बच्चों, क्या बात सही है? जी हाँ, ये बात सही है, क्योंकि पारंपरिक कक्षाएं
अधिगम्य केंद्रीय लक्ष्य सामर्थ्य लाभ करने के बजाय अधिगम्य समयावधि, बिल्कुल वो समयावधि पर टिके हुए हैं कि हमें उस 1.5 ही वर्ष में करवाना है। ये बात सही है। पारंपरिक कक्षाएं सभी के लिए एक समान पद्धति को बढ़ावा देती हैं और सभी विशिष्टताओं के समाप्त कर देती हैं। बात सही है, सभी को वो एक साथ बढ़ावा देती हैं, सभी में गैप बढ़ा देती हैं, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर आप देखोगे पूछा है आपसे सही, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों बातें इसकी सही हैं। क्या आपके भी दोनों ठीक है? पूर्ण धारणा वाला देखिएगा क्वेश्चन। पहला है, चूंकि हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं, इसलिए भारत को शिक्षा की अपनी वर्तमान पारंपरिक कक्षा प्रणाली को बदलने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी बात ही नहीं की गई है, ये तो गलत है। इसमें कभी कृषि की बात नहीं की गई है और ये तो बकवास कर रहा है। दूसरे में कह रहे हैं कि शिक्षा की अपनी वर्तमान पारंपरिक कक्षा प्रणाली के साथ भी भारत जनसांख्यिकी लाभांश, इसकी बात ही नहीं की गई है कि हित लाभ को पूर्णतः प्राप्त करते हुए पर्याप्त संख्या में कुशल श्रमिक को उत्पन्न कर रहा है। कहाँ कर रहा है? 90% तो आउट ऑफ सर्विस चले जाते हैं और 10% ही वो सर्विस की तरफ आ पाते हैं। ठीक है, कहाँ कर रहा है? तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। दोनों बातें यहाँ पर आपकी गलत हो जाती है, मतलब कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं क्या डी है। ठीक है, आइए परिच्छेद पढ़िएगा। आपको आई होप कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, जब कोई बच्चा किशोर अवस्था पर पहुँचता है, आप भी पूछें, सब पूछें, तब माता पिता और बच्चे के मध्य टकराव होना संगत है। बिल्कुल, बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उनको पेरेंट्स के द्वारा बताई गई चीज़ें बुरी लगेंगी, स्वाभाविक है। चूँकि बच्चा स्वयं को अपने मामले में सुलझाने में सक्षम समझने लगता है, जबकि माता पिता अपने अभिभावकीय व्याकुलता से भरे होते हैं। मतलब कि ये हमारा बेटा है, इसको हम समझा दिए, गलत ना करे, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, वगैरह वगैरह। ठीक है, जबकि माता पिता अपने अभिव्यक्तीय व्याकुलता से भरे होते हैं, जो प्राय अधिकार प्रेम के लिए भेष मतलब कि छद्म रूप होता है। माता पिता सामान्यतः मानते हैं कि किशोर अवस्था में उत्पन्न होने वाली विधिक नैतिक समस्याएं विशेष रूप से उनके अधिकार क्षेत्र हैं, तथापि यद्यपि उनके द्वारा सुझाए गए विकल्प इतने अधिक सैद्धांतिक, मतलब कि बच्चे जो विकल्प देते हैं वो क्या है? सैद्धांतिक होते हैं, जिसको डॉगमेटिक, कि युवा शायद ही उनमें भरोसा रख पाते हैं। मतलब कि जो पेरेंट्स उनको विकल्प भी देते हैं, बताते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो, लेकिन ये तो आपके जीवन पर ही है, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं और वे प्राय गोपनीय रूप से अपने खोजे गए मार्ग पर चलते रहते हैं। जैसे बहुत सारे किसी किसी चीज़ के, आप में से बहुत होंगे ऐसे जो किसी चीज़ का आदी होंगे, किसी को बुक पढ़ने का बड़ा ही शौक होगा, है ना, किसी को गलत काम में, बहुत बच्चे होते हैं ऐसे जो गलत काम में फंस जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, ड्रीम 11 पर टीम बना रहे हैं तो वो उसी में नहीं करनी है, ठीक है, और वो उसी में अपनी गोपनीयता के रूप में खोजते हुए मार्ग पर चलते हैं। कौन? बच्चे। पेरेंट्स का तो वो सुनते ही नहीं हैं। आइए देखते हैं क्या है। किशोर माता पिता, किशोर अपने माता पिता के साथ सहज अनुभव नहीं करता, क्योंकि माता पिता अधिकार में रखने वालों की हठ धर्मी होते हैं। क्या ये बात कही गई है? अरे बोलो हाँ, क्या ये बात कही गई है कि पेरेंट्स जो हैं वो हठ धर्मी होते हैं, इसलिए बच्चे यहाँ पर नहीं आते? यही तो बात कही गई है कि दोनों के बीच में वो कंट्रडिक्शन होता रहता है। पेरेंट्स कुछ और बोल रहे हैं, बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, तो उनको लगता है ये तो सबसे बड़ा मेरा दुश्मन है। आधुनिक समय के किशोर में माता पिता के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं है। देखो ये बात गलत है, श्रद्धा आज भी है, आपकी भी अपने पेरेंट्स के प्रति है, हमारी भी अपने पेरेंट्स के प्रति है, तो दूसरा गलत है, ठीक है, पहला इसमें सही है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है आपसे 44 नंबर पे कि परिच्छेद का केंद्र विचार देखो क्या है, केंद्र बिंदु है ना, जिस पर वो चर्चा हो रही है। किस पे चर्चा हुई थी? बच्चों पे और पेरेंट्स पे। बच्चों में ट्रांजिशन फेज है वो बदल रहा है, ठीक है, उसमें बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो खास तौर पर आप देखोगे उनकी विचारधारा भी वही है, वो अपने आप में सबको वकील समझते हैं, जज समझते हैं, पेरेंट्स को साइड कर देते हैं, बताते नहीं हैं, वगैरह वगैरह। जब बच्चे वयस्क होने के अपनी राह पर होते हैं, माता पिता सामान्यतः अधिक सहायता नहीं कर सकते। ये बात गलत है, नेगेटिव बात कर रहे हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? गलत है ये। जब बच्चे किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, उनके जीवन में माता पिता का हस्तक्षेप अनावश्यक है। ये बात गलत है कि अनावश्यक है। देखो आवश्यक होना चाहिए, ऐसा नहीं है, जीवन स्तर में माता पिता का हस्तक्षेप होना चाहिए, उनको बताएं सही से। आज के मूल परिवार न्यूक्लियर फैमिली समुच्चय रूप से बच्चों के पालन पोषण करने में समर्थ नहीं है। ये कहाँ पर आ गए न्यूक्लियर फैमिली वाला शब्द? ये तो गलत है।
वहीं पर अगर हम देखें डी में कह रहे हैं कि आधुनिक समाजों में किशोर हठी, जिद्दी, अवज्ञाकारी और लापरवाह होते हैं। ये तो सब पे ही इन्होंने कर दिया, ऐसा भी नहीं है। देखो अब इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका है। जब बच्चे किशोर अवस्था में पहुंचते हैं तो उनके जीवन में माता पिता का हस्तक्षेप अनावश्यक हो जाता है, क्योंकि अगर आप हस्तक्षेप करते हैं तो बच्चे को लगता है कि आप हमें गलत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं, आप हमारा पागल ही बना रहे हैं, हम जो जानते हैं वो आप नहीं जानते। कहने का तात्पर्य क्या है, 44 का जो इसका राइट आंसर होना चाहिए क्या है, आइए देखते हैं यूपीएससी ने 44 का राइट आंसर क्या दिया है। अच्छा 44 का राइट आंसर होगा बच्चे, सॉरी आप देखोगे एक बार इसको देख लेते हैं। 44 का राइट आंसर है ए। जब बच्चे वयस्क होने की अपनी राह पर होते हैं, माता पिता सामान्यतः अधिक सहायता नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते, बात सही है, क्योंकि वो हठधर्मी होते हैं और वो बनती उनती नहीं है उनकी। ठीक है, तो ये बात सही है। ये कह रहे हैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, हस्तक्षेप करो, बिल्कुल करना चाहिए। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, यहाँ पर आपको परिच्छेद दे के रखा है ये छोटा सा, और इस पर आपको आप देखोगे क्वेश्चन दे के रखा है। ऐसे देखो, ऐसे परिच्छेद आप कभी भी ना छोड़ें, ये छोटे परिच्छेदों को आवश्यक करना चाहिए। ठीक है, देखिए, जब वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने भूमिगत बेसाल्ट चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण को पंप करके द्वारा प्रवाहित किया तो मूल रासायनिक प्रक्रिया हुई। क्या हुआ जब उसने पंप किया, किसको पंप किया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण को। ठीक है, तो उससे क्या हुई, एक मूल रासायनिक प्रक्रिया हुई। अम्लीय मिश्रण ने चट्टानों में विद्यमान कैल्शियम और मैग्नीशियम को घोल दिया और चूना पत्थर का निर्माण हुआ। तो देखो, जब चट्टानों से क्या हुआ, कैल्शियम और मैग्नीशियम को अम्लीय जो मिश्रण था, जो मिश्रण हमने बनाया था किसके द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा, उसको डाला तो उसने क्या था, इस रासायनिक प्रक्रिया ने अम्लीय मिश्रण ने क्या हुआ, कैल्शियम और कार्बनिक जो मैग्नीशियम था उसको घोल दिया और चूना पत्थर का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ, चूना पत्थर बन गया। वैज्ञानिकों ने जोर देकर कहा कि मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड चट्टान में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, कहाँ से बननी है, क्योंकि हमने CO2 मिलाया था जल के साथ में और उस जो अम्लीय क्षार्य था उसको डाल दिया चट्टानों पर, तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का घोल बना तो उससे चूना पत्थर बन गया। ठीक है, और यही चूने पत्थर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब इसी पर पूछा गया है, क्या करें, व्यावहारिक सुझाव को दर्शाइए। ठीक है, देखो, यह भवन निर्माण प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक स्तर पर चूना पत्थर उत्पाद के लिए सस्ती व्यावहारिक विधि है। क्या इसकी बात कर रहे हैं, क्या इसकी बात यहाँ पर की गई है कि एक विधि है और इसका सस्ता इस्तेमाल होगा, ऐसा किया गया है क्या, बोलो हाँ। 51 नंबर का क्वेश्चन है, अरे बोलो हाँ। दूसरे में कह रहे हैं कि इसका उपयोग कार्बन प्रजनन, मतलब कि आप देखोगे सिलेक्ट्रोशन की एक विधि के रूप में किया जा सकता है। बिल्कुल, ये बात अभी तक आपको क्या लग रही है, एकदम सही लग रही है। लेकिन अभी पढ़ेंगे हम इसके और विकल्प। इस विधि के रूप में बेसाल्ट चट्टानों को कैल्शियम और मैग्नीशियम खनिजों का एक अच्छा स्रोत बनाया जा सकता है। ये बात नहीं की गई है, बल्कि प्रोसेसिंग को दर्शाया गया है। किसको दर्शाया गया बच्चे, प्रोसेसिंग को दर्शाया गया है, तो ये बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण कर उच्चतम चट्टान विलय अम्ल, जिसको बोलते हैं रॉक डिजोल्विक एसिड, का उत्पादन किया जाता है, ऐसा बात ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला गलत हो गया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसका उपयोग कार्बन प्रजनन एक विधि के रूप में किया जा सकता है। मतलब कि जल का मिश्रण CO2 के साथ करो, आप चट्टान पे डाले तो उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम बना और उसमें एक चूना पत्थर बन गया। तो ये बात एकदम क्या है, एक ऐसी विधि के रूप में आता है। तो राइट आंसर क्या था। चलिए नेक्स्ट परिच्छेद पढ़ते हैं। पढ़िएगा, परिच्छेद आपको पूरा दिख रहा है, परिच्छेद नंबर 2। आयोग के आपको पूरा परिच्छेद विजुअल हो रहा है। देखिए, ये कह रहे हैं आपसे, भूगोलवेत्ताओं ने महासागर के रंग के 175 उपग्रह चित्रों का विश्लेषण किया। कितना, 175, जो महासागर की सतह पर पादप प्लावक, जिसको फाइटोप्लैंक्टन उत्पादकता का एक सूचक है। उन्होंने जब अध्ययन किया, जो इमेज देखी, तो उसमें जो आपके फाइटोप्लैंक्टन उत्पादकता का एक सूचक है वहाँ पर महासागरों में। ठीक है, और यह पाया कि विशाल प्लाई हिमसेल, जिसको आइस वर्ग दक्षिण महासागर में कार्बन के 20% भंडारण के लिए उत्तरदायी है। तो आप देखोगे जो CO2 का उत्सर्जन है, जो CO2 का भंडारण है, वो कहाँ पर है, जो दक्षिण आइस वर्ग है उसमें है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि विशाल प्लावी, मतलब कि हिमशैलों से पिघलता हुआ जल, जिसे
में लोहे और अन्य पोषक तत्व होते हैं, अब तक की अप्रत्याशित रूप से उच्च स्तरीय पादप प्लावक में वृद्धि सहायक होती है। तो इससे क्या होता है, जब ये पिघलता है आइस वर्ग तो यहाँ से आयरन निकलता है, CO2 निकलता है, तो इससे पादप जो प्लावक हैं उनमें वृद्धि हो जाती है। देखिएगा परिच्छेद में, विशाल प्लावी हिमशैल दक्षिणी महासागर की प्राथमिक उत्पादकता और खास श्रृंखलाओं पर प्रभाव डालते हैं। देखो प्रभाव तो खास तौर पर वो डालेंगे, इसकी बात यहाँ पर की गई है क्योंकि दक्षिण में ही आइस वर्ग पिघल रहा है, तो उसकी बात यहाँ पर है। विशाल प्लावी हिमशैलों के पिघलने से जलवायु परिवर्तन प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं और विश्व में मत्स्य जो उद्योग है वो भी प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है, देखो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे भाई, ये बात एकदम सही है। तो दोनों बातें यहाँ पर क्या हो जाएंगी, मान्य हो जाएंगी। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52। नेक्स्ट परिच्छेद पढ़िएगा, देखिए, विकास की प्रक्रिया ने मक्का से पोषित होने वाली झिल्लियों, मतलब कि एक तरीके से कैटरपिलर को एक होने वाली इल्लियो कैटरपिलर को एक अद्वितीय क्षमता प्रदान की है। वे पौधों को कीट परभक्षियों के विरुद्ध उसकी प्रतिरक्षा में निष्क्रिय करने के लिए प्रेरित करती है। इससे इल्लियो को अधिक खाने और तेज़ी से वृद्धि करने में सहायता मिलती है। इस प्रभाव को उत्पन्न करने वाला कारक इल्ली का मूल या फिर किटमल है। ठीक है, यह खोज कवक, फंजाई अथवा जीवाणु, बैक्टीरिया जैसे रोगजनक पैथोजन के प्रति पौधों के अनुक्रिया से संबंध यौगिकों पर प्रकाश डालती है। ठीक है, चलिए देखते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे के रखें। ठीक है, पूछा क्या है, व्यावहारिक संदेश क्या है। किसान अपने खेतों या बागानों में इल्लियों का उपयोग खरपतवार करने के लिए कर सकते हैं। क्या इसमें इस बात को रखा गया है कि आप इल्लियों का प्रयोग करेंगे खरपतवार को सही करने के लिए, वो सारी चीज़ें करेंगे? तो इसमें कोई ये बात कही गई है आपकी, बताओ, कही गई हो तो बताओ, क्या ये बात आपकी कही गई है? अगर कही गई है तो बताओ बच्चे, अगर ये बात कही गई है तो बताओ। नहीं ना, ये बात तो नहीं की गई कि किसान अपने खेतों बागानों में खरपतवार में नहीं। यह खोज दैनिक रूप से उपयोगी प्रति सूक्ष्मजीवी यौगिकों के विकास में सहायक कर सकती है। नहीं, ये बात कही गई है। वह खोज जैविक पारिस्थितिकी के रूप में संधारणीय पिंडकनाशी दवाइयों, ठीक है, पेस्टिसाइड्स के विकास में सहायक कर सकती हैं, और यही बात इसमें कही गई है। इल्लियों को आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया जा सकता है ताकि उन्हें अन्य पौधे या पिंडकों को, मतलब कि प्लांट पेस्ट के लिए परभक्षी बनाया जा सके। नहीं, ऐसी बात नहीं है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, वैसे परिच्छेद और क्या पूछा गया था आपसे। है कि नहीं, देखते हैं परिच्छेद के क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट परिच्छेद क्या है आपका, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। ये कह रहे हैं, एक मजबूत लोकतंत्र में वास्तविक चाहे वह कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो, राजनीतिक नेताओं के भाषण और दावों के अन्य सामाजिक रूपों दोनों में इसकी अभिव्यक्ति होती है। देखो, अब चाहे वो कितनी भी उसकी बुरी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन उसमें दावे वगैरह की जो है वो ठीक है, ये सारी चीज़ें राजनीतिक भाषण और दावों के अन्य सामाजिक रूप दोनों में इसकी अभिव्यक्ति होती है। मीडिया और मीडिया द्वारा इसके प्रसार के साथ साथ आप देखोगे विमर्शी लोकतंत्र में इसकी तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति दोनों के माध्यम से वास्तविकता का अस्तित्व पारदर्शी होना चाहिए। एक आदर्श रूप से जिम्मेदार मीडिया पर अपने संचार प्रभाव के माध्यम से वास्तविकता को अंतर वस्तु को बिना विकृत किए प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मीडिया अपना अस्तित्व भी खो चुकी है, पारदर्शी नहीं है। देखो ये कह रहे हैं ना कि मीडिया में और मीडिया द्वारा अपने प्रसार के साथ साथ विमर्शी लोकतंत्र में इसकी तर्कपूर्ण अभिव्यक्ति दोनों के माध्यम से वास्तविकता का अस्तित्व पारदर्शी होना चाहिए। मतलब कि जो रियल है वो दिखाओ, अपनी तरफ से कुछ मत बनाओ, ठीक है। और एक आदर्श के रूप में जिम्मेदार मीडिया पर अपने संचार प्रभाव के माध्यम से वास्तविक और अंतर वस्तु के बिना विकृति
किए प्रसारित करने की जिम्मेदारी होती है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं आपसे मूल भाव क्या है। किसी आदर्श लोकतंत्र में जिम्मेदार मीडिया द्वारा वास्तविक को विकृति नहीं किया जाना चाहिए। दूसरे में कह रहे हैं मिथ्या समाचार आदर्श लोकतंत्र के जीवन में अंतर्निहित प्रतीत होता है। क्या ये बात कही गई है? नहीं जी, ये बात तो कहीं से कहीं तक भी पैसिज के अंतर्गत आप देखोगे नहीं की गई है। ठीक है, ये बात तो नहीं की गई है। दूसरा तो नहीं है गारंटी के साथ। तीसरा है एक आदर्श लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। एक आदर्श लोकतंत्र में गैर जिम्मेदार मीडिया और राजनीतिक नेताओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है एक आदर्श लोकतंत्र में, बल्कि ये तो सब होगा। तो पहला इसमें सही है। देखो, बी भी गलत हो गया, सी और डी भी गलत हो गया। पहला इसमें सही है कि किसी आदर्श लोकतंत्र में जिम्मेदार मीडिया द्वारा वास्तविकता को विकृत नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। उसको रियलिस्टिक वो चीज़ें दिखाओ जो आपको दिखानी चाहिए, ना कि टीआरपी के चक्कर में लग जाओ। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं आपसे आजकल अंतर संबंध इंटर कनेक्टेड घरेलू उपकरणों का उपयोग करने का चलन बढ़ रहा है। किसका? आजकल जो है इंटर जो आपके कनेक्टेड घरेलू उपकरण हैं उनका लगातार आप देखोगे आपके एग्रीकल्चर से लगा करके आपके होम में, शिक्षा के हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है, तो इनका चलन का क्या है? बढ़ रहा है। जैसे जैसे उपभोक्ता अपने घरों में नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं, संबंध जो आपके घरेलू उपकरणों के संबंध आपके घरेलू उपकरणों के निर्माता और सेवा प्रदाता घर को एक कॉरपोरेट स्टोर फ्रंट में बदलने के लिए हमारे अधिकांश व्यक्तिगत डेटा को हमारी सहमति से या सहमति के बिना एकत्रित करके लाभ के कम मार्जिन की प्रतिभूति करना चाहते हैं। कॉरपोरेट विक्रेताओं के पास उपकरण स्वामियों की क्रय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को समझने के लिए उपभोक्ता व्यवहार का अवलोकन करने हेतु प्रभावशाली प्रोत्साहन होंगे। कौन? डाटा। इनके पास जो डाटा चला जाता है उससे वो समझ सकते हैं आपकी मार्केट में डिमांड क्या है और उसी से वो चीज़ें क्या हैं मार्केट में लाएंगे। क्या पूछा गया है? व्यावहारिक संदेश। ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी के परिणाम स्वरूप विनिर्माण सेक्टर में और अधिक पूंजी का व्यय होगा। क्या बात कही गई है कि और अधिक पूंजी का व्यय होगा? ये बात तो इसमें आप देखोगे कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। उपभोक्ता व्यवहार की जानकारी वाणिज्यिक और व्यापार की समृद्धि को प्रेरित करती है। ठीक है, प्रेरित करती है और इस प्रकार देश में समग्र आर्थिक विकास में सहायता होगी। ऐसी बात ही नहीं की गई थी कि जानकारी वाणिज्यिक विकास, ये तो शब्द ही नहीं आया इसमें। अंतर संबंध मतलब कि इंटरकनेक्शन उपकरण घरेलू उपकर्ताओं में बहुत सी सुख सुविधा देते हैं और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। देखो, कह रहे हैं समग्र गुणवत्ता में, क्या सब में ये ला देंगे? नहीं ना, तो ये भी गलत है। अंतर संबंध मतलब कि इंटरकनेक्टेड उपकरणों को सुरक्षा जोखिम हो सकती है और घरेलू उपयोगकर्ताओं को निजता प्राइवेसी जोखिम हो सकती है। ये बात इसमें कही गई है कि आपका डाटा तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी यूज करते हैं, आप सहमत हों या ना हों। चलिए नेक्स्ट, परिच्छेद नंबर 3 है हरित विकास के पर्यावरणीय संधारणीयता और गरीब में आरक्षित हरित विकास में पर्यावरणीय संधारणीयता और गरीब एवं आरक्षित वर्गों के लिए उपलब्ध पर्यावरणीय संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के संबंध में विकास रणनीतियों पर विचार करना शामिल है। कहाँ पर विचार करोगे? हरित विकास और पर्यावरणीय संधारणीय आरक्षित वर्गों के लिए पर्यावरण के संसाधनों पर प्रभाव जो पड़ता है उसके लिए कुछ ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करना है विकास के लिए। ठीक है, विकास पर पुनर्विचार करते समय हमें संसाधनों की कमी वाले विश्व की वर्तमान वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि हमें आर्थिक गतिरोध या ऐसे विश्व से बचना है जिसमें गरीबी के साकर में केवल एक छोटा सा अभिजात्य वर्ग कार्ल मार्क्स याद कीजिए, अभिजात्य वर्ग ही समृद्धि का आनंद लेने में सक्षम है, तो संसाधन गहन और विशेष रूप से ऊर्जा गहन प्रतिक्रियाओं को अधिक दक्ष और संसाधन
मित वित्तीय विकास रणनीतियों के लिए स्थान बनाना होगा। आइए देखते हैं क्या आपसे पूछा है। पूछा है आपसे परिच्छेद का मूल भाव क्या है, इसका जो भाव प्रकट हो रहा है वो क्या है। पहला, परिवर्तनीय संधारणता जीडीपी में वृद्धि की उच्च दर प्राप्त करने वाले उद्देश्य के लिए अहित करा। बताओ मुझे कहीं पर जीडीपी शब्द की बात की गई है क्या? इस पूरे परिच्छेद में कहीं पर जीडीपी शब्द की बात की गई है? नहीं, तो काटो इसको। तीव्र आर्थिक विकास और परिणामी पर्यावरणीय निम्नीकरण, जिसको डिग्रेडेशन के बिना गरीबी उन्मूलन संभव नहीं है। ये तो संभव को असंभव, गरीबी की तो बात ही नहीं हो रही है। स्थिर, पर्याप्त और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए उच्च पर्यावरणीय मानकों को बनाए रखना अब एक पूर्व अपेक्षा देखी जाती है। ये बात एकदम सही है, ठीक है। यहाँ पर गरीबी की बात नहीं, जीडीपी की बात नहीं करी गई, बल्कि पर्यावरण को बनाने की बात की गई। आज के विश्व में वृद्ध जनसंख्या, व्यापार, व्यापक गरीबी और सीमित संसाधनों के पहुंच निम्नीकरण को नहीं, ये बात गलत है। तो इसमें सी इसका राइट आंसर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है मैथ का, क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी पहले आपको करवा दिए हैं। इसके पैसेज पर हमारी चर्चा हो रही है। आज का जो विषय है ना बच्चे, वो पैसेज का विषय है। और भी आए क्या? किधर है? हाँ देखिए, 2 प्रश्न हैं आपके सामने, छोटे छोटे हैं, पढ़िएगा बच्चे। प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, देखिए। धर्म और विज्ञान, ये दर्शन से आपका है। धर्म और विज्ञान से भिन्न काव्यपूर्ण सत्यों में कोई विश्वास या उसकी उपेक्षा नहीं करता, जो शक्तियाँ या व्यक्ति पर दावा करते हैं, मतलब कि दावा करते हैं कि उनकी मुट्ठी में पूर्ण सत्य है, वे अधिकान्य मतलब कि डिडक्टोरियल और निरशंकु, जिसको ट्रिनेटिकल हो जाते हैं। सत्य मान्यता सामान्यतः आप देखोगे किसी विरोधाभासों या कमियों को स्वीकार नहीं करता। यह एकात्मक है, इसलिए यह काव्य के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। कौन सत्य है? काव्य के लिए अधिक उपयोगी नहीं है सत्य। काव्य जीवन और अस्तित्व की बहुलता पर अटल रहता है। काव्य जीवन और अस्तित्व की बहुलता पर अटल रहता है। शायद काव्य यथार्थता का अनुसरण करता है, जो बहुल देश काल दोषयुक्त विरोधाभासों से पूर्ण है। सत्य की निरंकुशता की तुलना में काव्य लोकतांत्रिक यथार्थता का पक्षधर बना हुआ है। सत्ता, धन और पद आप देखोगे डायरकी के धब्ब के विपरीत काव्य विनिर्माता और अवज्ञा दोनों को प्रस्तुत करता है। तो ये दर्शन पर आपसे पूछा क्वेश्चन है, जिसमें आपसे विज्ञान और दर्शन को मर्ज किया गया है। पूछा गया है संदेश क्या है सर्वाधिक तर्कसंगत। यह काव्य है कि न कि विज्ञान या धर्म, जो मनुष्य की कमियों को पहचानती है और स्वीकार करती है। सत्य विज्ञान या धर्म के माध्यम से प्रकट होता है और काव्य सत्य के लिए अरुचिकर है। देखो ये बात तो गलत है कि भाई आपका जो है सत्य विज्ञान या धर्म के माध्यम से ही प्रकट होगा, ऐसा नहीं है भाई। वो अलग से भी तो प्रकट हो सकता है ना, उसके कुछ और भी सोर्स हो सकते हैं। आपने तो इसी पर इसको एकदम से धर लपेटा, तो ये तो बात गलत है बेटा, कि ये गलत है। काव्य रोमानी काल्पनिक है और भावना के विषय में यह विज्ञान और धर्म सत्य के विषय हैं, ये भी गलत है बेटा, ठीक है। और यदि हम देखें डी में, हिंसा, रंकुशता और कट्टरता की दुनिया में काव्य गतिशील विरोध का एक रूप है। ये बात एकदम सही है और इसी बात को इन्होंने कहा है, ठीक है। पहला भी इसमें गलत है कि यह काव्य है ना कि विज्ञान है या धर्म, जो कि मनुष्य की कमियों को पहचानती है और स्वीकार करती है। नहीं, ये बात ऐसी गलत है, ये तो गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट परिच्छेद नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हुए आपका आनंद आ जाएगा, ठीक है। पुष्प के बारे में, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। तो ये उसके ऊपर है, यही गाना आपको याद आएगा। देखो, पुष्प का सर्जन हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ था,
देखो पुष्प जो बने हैं, ये जो पौधे बने हैं, पौधे, ये जो गुलाब का फूल आपको दिखता है, कमल का फूल आपको दिखता है, ठीक है, कनेरी का फूल आपको दिखता है, गुड़हल का फूल आपको दिखता है, सूरजमुखी का फूल आपको दिखता है। तो ये कह रहे हैं कि पुष्प का सर्जन हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ, वो हमारे लिए नहीं हुआ है, यह किसी कीट को आकर्षित करने के लिए अपनी पंखुड़ियाँ आप देखोगे इठलाकर प्रदर्शित करता है। फूल क्या है, अपनी पंखुड़ियों को फैला लेता है और कीट को आकर्षित करता है। क्यों? और अपनी सुगंध फैलाता है। कीट पराग को एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाता है, इसलिए करता है ताकि ये कोई कीट आए और इस पे बैठे दूसरे पर परागण करवाए। वहाँ के अंडाणुओं और शुक्राणुओं की बात करता है, परागण की बात करता है, ताकि वायु परागण को उड़ा ना ले जाए और इस प्रकार पराग नष्ट ना हो, जिसे हम किसी पुष्प का सौंदर्य कहते हैं। और हम कहते हैं देखो कितना अच्छा लग रहा है फूल खिला हुआ, लेकिन वो फैलाया हुआ है पंखड़ी जानबूझ के कि आओ भाई, आपको नहीं, वो कीट पतंगों को बुला रहा है, आओ भाई, तितली को वो बुला रहा है, बटरफ्लाई को, मधुमक्खी को बुला रहा है, इधर बैठो उधर बैठो, आप पोलिनेशन करवाओ, ठीक है। एवं केवल एक उत्पाद है, ठीक है, ये बात समझना जरा। जिसे हम किसी पुष्प का सौंदर्य कहते हैं, वह केवल एक उप उत्पाद है और मनुष्य का आविष्कार है। उसमें देखो वो आविष्कार हमने किया, ये पौधा है और उत्पाद है, ठीक है। इसकी सुगंध हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं है, यह हमें प्रसन्न करती है क्योंकि यह विद्वान है कि और हम इससे अनुकूल हो गए। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने इसको इतना सूंघ लिया है गिफ्ट में, कभी विशेष ऐसे शुभ अवसर पर, तो इससे चलते हम इससे घुल मिल गए। लेकिन इसका उद्देश्य हमें फूल देना नहीं बल्कि परागण को आगे बढ़ाना है, ठीक है, वो प्रोडक्ट वगैरह। तो पूछा क्या गया है, परिच्छेद पर पूर्व धारणा है। पहला, परिच्छेद के लेखक का विश्वास है कि पुष्प प्रकृति की विलासिता के सर्जन है। नहीं बेटा, ये बात इसने कदापि नहीं कही है कि पुष्प क्या है, एक विलासी हैं। नहीं, ये तो पुष्प तो आप देखोगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में भूमिका निभाते हैं, परागण के लिए ऐसा कर रहे हैं, फूड चेन के लिए। परिच्छेद का लेखक पुष्पों की सुंदरता के अतिरिक्त उनकी उपयोगिता पर विश्वास नहीं करता। ये बात गलत है, उनकी उपयोगिता पर ही विश्वास करता है, ना कि सुंदरता पर, ठीक है। उनकी उपयोगिता ही बताता है कि परागण वो किस तरीके से होगा। तो दोनों बातें यहाँ पर गलत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट परिच्छेद क्या है। अच्छा, कोई और परिच्छेद नहीं है, केवल यही था। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ आपके परिच्छेद जिस पर मैंने आपसे चर्चा की, और कोई परिच्छेद ऐसा इसमें है नहीं। तो आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं बच्चे। मन लगा के आप पढ़िएगा। वो क्लासें नहीं देखी हैं मैंने, आपकी सीसैट की क्लासें करवा दी हैं मैथ वाली, तो उसको आवश्यक रूप से देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से हेल्प मिलेगी। यूपीएससी के वो क्वेश्चन है बेटा, उनको आवश्यक रूप से आप देख लें। तो ये कॉम्प्रहेंशन का मुझे करवाना था। आज की क्लासेस में स्टूडेंट्स हमने इस पर डिस्कस किया है। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, एजुकेशन बायर सिविल सर्विस के नाम की आईडी है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, और नहीं तो आप सर्च भी करेंगे एजुकेशन बायर सिविल सर्विस, सेम यही नाम यही लोगो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय।